गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पर स्पेशल क्लास है इंग्लिश की। अब स्पेशल इंग्लिश, अगर आप इस इंग्लिश को स्पेशली क्लास कर रहे हो अलग से, तो क्यों कर रहे हो पहले ये समझो। देखो, स्पेशल इंग्लिश की क्लास में मैं करने क्या वाला हूं, 10 मिनट ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैं टच करूंगा जो कि आपका सीधा सीधा ट्रांसलेशन वाले पोर्शन को इंप्रूव करेगा, ट्रांसलेशन पोर्शन को इंप्रूव करेगा। क्लियर है? अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए, जब आपका ट्रांसलेशन पोर्शन इंप्रूव होगा तो ट्रांसलेशन आपका दो फॉर्म में मिलेगा। या तो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, या तो जो है ट्रांसलेशन के पोर्शन में आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना रहेगा। अब ये चीज समझो, ऐसा क्यों होता है, जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो ये सीधा सीधा आपका काम आता है, आपके एग्जाम में काम आता है, ये आपके एग्जाम में काम आता है। जितना अच्छा ये ट्रांसलेशन पोर्शन होगा उतना अच्छा एग्जाम में आप लिख पाओगे, उतना अच्छा मार्क्स आएगा। ध्यान देना, सीधा सीधा ये गुड मार्क्स की ओर इंडिकेट करता है। क्लियर है भाई? समझ में आया? दूसरा नंबर, इन केस आपको कभी आवश्यकता लगती बोलने की, इंग्लिश स्पीकिंग करने की, है ना, अच्छी इंग्लिश बोलने की, तो ये आपका सीधा सीधा काम आता है स्पीकिंग कोर्स में। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए लोग 3-3 महीना ऐसे 1000, 10,000, 20,000 ऐसे खर्चा कर देते हैं केवल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। मिनिमम कोर्स जो होता है 3 मंथ का 3500 का होता है, अब वो भी 4500 का हो गया है। तो आपका सीधा सीधा ये हेल्प करने वाला है। अब ये जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट होता है, ये आपको क्या करेगा, ये जो है इंग्लिश टेक्स्ट को यानी कि इंग्लिश में जो भी टेक्स्ट रहेगा वो लेसन के फॉर्म में है, प्रोज के फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में, मैसेजेस के फॉर्म में है ना, इन सबको इंग्लिश टेक्स्ट को समझने में हेल्प करता है। इंग्लिश टेक्स्ट को समझने में, है ना, समझने में ये आपका डायरेक्ट हेल्प करने वाला है। बताओ, इतना समझ पाए? मतलब मैंने क्या कहा, स्पेशल इंग्लिश क्लास के थ्रू मैं 10 मिनट्स, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में बात करने वाला हूं इंग्लिश के ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट्स पर। क्लियर है? और ये कॉन्सेप्ट्स आपको बेनिफिट क्या होने वाला, ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा आपका ट्रांसलेशन वाला पोर्शन इंप्रूव करेगा। जब आपका ट्रांसलेशन पोर्शन इंप्रूव करेगा तो आपको दो तरीके से हेल्प मिलेगी। ऐसे समझो, आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख नहीं पाए तब आपका मार्क्स क्या होगा भाई, अल्टीमेटली बेकार ही तो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली आप लोग, या अभी मैं ही अपनी बात करूं तो अल्टीमेटली हम लोग किस में सोचते हैं, हिंदी में सोचते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में एक्सप्रेस करना होता है then you have to express first of all, think in English, then translate, then you speak. Difference is only one, your translation process is very rapidly that you think and just speak in English. आप क्या करते हो, इतना जल्दी सोचते हो हिंदी में और इंस्टेंट आप ट्रांसलेट करके बोल देते हो। लेकिन अल्टीमेटली हिंदुस्तान के लोग अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हिंदी में सोचकर ट्रांसलेट करके, बस क्या होता है, ये इतनी फास्ट प्रोसेस हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे फ्रेज हैं जो कि रैंडमली याद रहते हैं, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, उसे हाउ आर यू यहां सोचना नहीं पड़ता है ना। लेकिन जब हमें एक्चुअल में बोलना रहता है इंग्लिश टू इंग्लिश घंटे 2 घंटे, तब वहां पर सोचना पड़ता है। हिंदी की तरह इंग्लिश में उतना फ्लो नहीं आ पाता है क्योंकि इंग्लिश को सोचकर बोलना पड़ता है। हाँ, फ्लो आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे आती है। लोग कहते हैं माहौल नहीं मिलता, जिस दिन माहौल मिल जाएगा 10 दिन के अंदर इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे, कोई कह नहीं सकता। क्लियर है? आपका दूसरा क्या होता है, इंग्लिश टू हिंदी, जितने भी इंग्लिश के टेक्स्ट हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके लिए भाई सोने में सुहागा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश टेक्स्ट की बात किया जाए, इंग्लिश मीडियम की हो तो आपके यहां एसएसटी
साइंस, है ना, हिंदी के अलावा ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट किस में रहने वाला है, इंग्लिश में रहने वाला है। तो इंग्लिश चैलेंजिंग थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंग्लिश टेक्स्ट को समझो तभी तो याद करोगे ना। समझ पाए भाई? यानी कि 10 मिनट्स में आपको काम किस पर करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स पर करवाऊंगा, और यहां से आपका ट्रांसलेशन इंप्रूव होगा। ट्रांसलेशन से डायरेक्ट एग्जाम में नंबर आता है, 5 नंबर का, 10 नंबर का, 7 नंबर का आता है कि नहीं? ये आपका एक सेक्शन ये चलेगा, बोलो क्लियर है? दूसरा सेक्शन आपका क्या चलने वाला है? दूसरा सेक्शन में आपका वर्ड मीनिंग चलाऊंगा। अब आप कह रहोगे ये तो ज्यादा हो रहा है, वर्ड मीनिंग नहीं चलना चाहिए। इसका रीजन समझो। यहां पर 10 मिनट्स में वर्ड मीनिंग करूंगा, 10 मिनट्स में क्या करने वाला हूं, वर्ड मीनिंग करने वाला हूं। अब करो ये ज्यादा हो रहा है, देखो क्यों, इसका रीजन समझो। क्योंकि एक्चुअली जो वर्ड मीनिंग होता है ना, ये भाई सोल होता है, सोल ऑफ इंग्लिश है, ये चीज याद रखो। सोल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की आत्मा है, ऐसे समझो। आप इंग्लिश में बहुत तेज हो, अगर किसी वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आया तो क्या होगा, सारा का सारा बेकार हो जाएगा। क्योंकि आपको एक वर्ड के ना समझ पाने की वजह से, एक वर्ड को ना समझ पाने से आप उस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, उस सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो वर्ड मीनिंग, लेकिन वर्ड मीनिंग को आपको 2 सेक्शन में पढ़ना है। एक तो आपको एक्शन रिलेटेड वर्ब मीनिंग, है ना, एक एक्शन रिलेटेड वर्ब मीनिंग, वो भी उनके तीनों फॉर्म के साथ, 3 फॉर्म्स के साथ, जैसे गो, बेंट, गॉन। कम मीन्स आना, कम, केम, कम, है ना। वेट मीन्स इंतजार करना, बेट, बेटेड, बेटेड। समझ पाए भैया? और दूसरा जो है आपको थिंग्स रिलेटेड मीनिंग को कवर करना है। दूसरा क्या करना है भैया, थिंग्स रिलेटेड मीनिंग। अब आप कहोगे ये क्या है? थिंग्स रिलेटेड मीनिंग का मतलब आपको चीजों से रिलेटेड मीनिंग आना चाहिए। जैसे मैं कह दूं एक कुम्हार, है ना, एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है, या ऐसे कोई कह रहा है मैं एक कुम्हार हूं, तो आप आई एम आ कुम्हार तो बोल नहीं सकते हो, तो आपको कुम्हार का मतलब आना चाहिए। तो कुम्हार को क्या बोलते हैं? पॉटर बोलते हैं। तो आप सीधा बोलोगे आई एम आ पॉटर। या ऐसे कई सारी चीजें हैं कि चीजों से रिलेटेड मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। तो भाई दूसरा ये चीज है। एक चीज और बताओ, ये 10 मिनट कॉन्सेप्ट, 10 मिनट वर्ड मीनिंग, मैं कह रहा हूं ये दोनों कॉन्सेप्ट ना पूरे के पूरे हर जगह हेल्प करने वाला है, जिंदगी भर हेल्प करने वाला है। क्लियर है? अब बात किया जाए ग्रामर की, बात किया जाए ग्रामर की। हम लोग का ग्रामर जो रहेगा 10 से लेकर 20 मिनट्स का पोर्शन रहेगा ग्रामर। 10 से 20 मिनट्स में हम लोग करने वाले हैं किसको कवर? ग्रामर करने वाले हैं। अब आपका दिमाग खराब, सर ग्रामर को 10 से 20 मिनट ही, देखो रीजन समझो। हर स्कूल वाले ज्यादा फोकस करते हैं किस पर भाई? ग्रामर पर फोकस करते हैं। उनको ये नहीं मतलब है कि एग्जाम में आप कैसे लिखोगे कैसे नहीं लिखोगे, है कि नहीं? तो 10 से 20 मिनट ग्रामर होगा। और ग्रामर में क्या होगा, देखो ग्रामर को एक तरह से, ग्रामर में कैसे, इसको हम लोग चलेंगे इजी टू हार्ड चलेंगे। क्या चलेंगे? ग्रामर को इजी टू हार्ड चलेंगे। इजी टू हार्ड का मतलब ये है चीजों को पहले हम आसानी से उठाएंगे और धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते हुए एडवांस लेवल तक चलेंगे, है ना। मतलब जनरली होता क्या है, हम देखे हैं, जैसे अभी आपके केस में आप सीधा नरेशन उठा लिए, है ना भाई। रिपोर्टेड क्लॉज अगर आया है तो आपको क्लॉज के बारे में अच्छे से पहले से ऑलरेडी पता होना चाहिए। क्लियर है? आपने सेट टू को चेंज किया, टोल्ड में चेंज किया, तो आपको वर्ब के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। ऐसे समझो आप हाँ, नरेशन में 5 तरह के सेंटेंस का नरेशन बनता है। आपको पांचों सेंटेंस के बारे में बखूबी अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इंपरेटिव सेंटेंस, बच्चों को 3 सेंटेंस अच्छे से पता रहता है, 2 सेंटेंस पता नहीं रहता है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। क्योंकि जो ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी या इंपरेटिव होता है ये सेंस के ही, भाई इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है, अगर ऑर्डर वाला सेंस है तो आप सेड को किसमें चेंज करते थे, ऑर्डर्ड में चेंज करते थे। समझ पाए भाई? तो अगर आपको सेंटेंस पर कमांड है तो मैं कह रहा हूं, मैं भाई गारंटी दे रहा हूं, एक लाइन में नरेशन में सिखा दूंगा। अगर आपको उसके बेसिक्स पर कमांड रहेगा तो एक लाइन में, अभी मैंने कल सिखाया भी था आपको, एक लाइन में बहुत आसान होता है नरेशन, बहुत आसान होता है। हाँ, कुछ वाकई में टिपिकल चीजें हैं जहां पर यस या नो टाइप का या 2 से 3 सेंटेंसेस साथ में आ जाते हैं, वो एब्सोल्युटली टिपिकल हैं, वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप नहीं बच सकते हो। तो इसीलिए तो मैंने क्या कहा, इजी टू हार्ड चलेंगे, ग्रामर का हमारा ये प्रोसेस रहेगा। और अगर देखिए 10 से 20 मिनट्स आपका ग्रामर रहेगा और भाई एग्जाम वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा, और भाई मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोचिंग के पहली क्लास से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पहली ही क्लास से स्ट्रेटजी बता दे और एग्जाम वाले क्वेश्चन को साथ में लेकर चलेगा। अगर कोई लेकर चलेगा तब मुझे बताना, मैं गारंटी दे रहा हूं, कोई ले ही नहीं चल सकता। मैं कह रहा हूं आप जितना भी पढ़ रहे हो, अगर एग्जाम वाले क्वेश्चन 10 ही मिनट सॉल्व कर रहे हो, 20 मिनट सॉल्व कर रहे हो, या मैं करवा रहा हूं, तो कम से कम आपके दिमाग में आइडिया बनता जाएगा, अच्छा जो चीज मैं पढ़ रहा हूं उन चीजों से क्वेश्चन कैसे आता है। भाई सबसे ज्यादा जरूरी ये भी तो, सबसे ज्यादा तो जरूरी यही है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। भाई चलो ये तो जनरल लेवल की चीजें हो गई, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को एग्जाम भी तो बीट करना है। और आप सबको पता है भाई, ग्रामर में बाल की खाल खींची जाती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चंस को भी साथ लेकर चलेंगे, सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट आपका ये रहेगा। और भाई इसके लिए मैंने पहले से व्यवस्था कर रखा है, अगर आप थोड़ा सा अपडेट रखते हो, मैंने ग्रुप बनाया, यहां पर आप लोग का एक ग्रुप बना दूंगा, बॉयज का बॉयज, गर्ल्स का गर्ल्स। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, एग्जाम वाले क्वेश्चंस को मैं अलग से भी भेजा करूंगा, यहां पर तो सॉल्व करवाऊंगा। इससे आप कुछ भी पढ़ोगे आपके दिमाग में आइडिया लगेगा कि अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है, और उसी अनुसार आप जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखोगे। समझ पाए? ये आपकी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन। मैंने क्या बताया, स्पेशल इंग्लिश क्लास के थ्रू आपका 10 मिनट्स जो है कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया जाएगा भाई, क्योंकि ट्रांसलेशन इंप्रूव करने के लिए, यानी कि पहला प्रोसेस ये है। बताओ समझ में आया? दूसरा मैंने बताया कि आपका वर्ड मीनिंग साथ में चलेंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग इंग्लिश की सोल है। लिटरेचर का अगर वर्ड मीनिंग आपको याद है, एक एक शब्द का हम करें, लिटरेचर का अर्थ आप खुद निकाल सकते हो कि नहीं, रीडर का सेंस आप खुद निकाल सकते हो, समझ सकते हो, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। ट्रांसलेशन अच्छे से इंप्रूव है तो क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख सकते हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हो। दूसरा रीजन ये है। तीसरा है कि हम लोग ग्रामर चलेंगे, क्योंकि रूल है, इसमें रूल की बात होगी, है ना। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि फोर्थ है, वो है एग्जाम वाले क्वेश्चंस, जहां से हमें ये आइडिया लगेगा जो भी हम पढ़ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसी के डायरेक्शन में पढ़ना है। भाई समझ में आया? ये 4 पॉइंट आप अच्छे से फर्स्ट पेज पर, यानी कि फर्स्ट क्लास में इसको लिख लीजिए, ताकि आपको आइडिया रहे, है ना। इसी तरीके से आपको चलना है। इसे लिखिए पहले, नोट डाउन प्लीज। चलिए यहां पर अब हम लोग पहले सबसे, यानी कि अच्छा फोर्थ सेक्शन ग्रामर को उठाया जा रहा है। अब देखिए पहले ये समझो, ग्रामर का स्पेलिंग ये होता है GRAMMER। कौन सा सही होगा, ये कि ये कौन सा, AR वाला कि ER वाला? चलो AR वाला सही होगा। कल के दिन मैं बताऊंगा क्यों सही होगा, आज नहीं बताऊंगा, है ना। अब यहां पर देखो,
पहला क्वेश्चन आता है कि ग्रामर जरूरी क्यों होता है ना। तो ग्रामर ये हम इसमें ऐसे रूल्स का स्टडी करते हैं, है ना। ग्रामर में क्या होता है, ऐसे रूल्स का स्टडी किया जाता है, स्टडी करते हैं जो कि हमें लैंग्वेज को सही रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। ये सबको मालूम है ना। अब बात किया जाए ग्रामर में बेसिक्स, यानी कि जो आपको सबसे ज्यादा नीड होती है, घुमा फिरा कर जिनकी आवश्यकता लगती है, वो है भाई सबसे पहली चीज तो है ग्रामर में अल्फाबेट होता है। ग्रामर में क्या होता है, अल्फाबेट होता है। और ये सबको मालूम है, ये जो है ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स होता है, ये सबको मालूम है ना। 26 लेटर्स का जो ग्रुप होता है अल्फाबेट कहते हैं, क्लियर। और इनको जो है, ये जो होता है A to A से लेकर Z तक होता है, यानी कि A to Z होता है। अब क्या देखना है, क्या समझना है, सुनो ध्यान से। ये जो 26 लेटर्स होता है, सबको पता है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, दो तरीका होता है, लेकिन ये दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है आपका वॉवेल, एक क्या आपका वॉवेल है, और दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट्स। एक है आपका वॉवेल है, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स में 5 वॉवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना। वॉवेल्स में कितने होते हैं, 5, और यहां कॉन्सोनेंट्स में 21 होते हैं। 5 में आता है ए ई आई ओ यू और बाकी। अब आप सोच रहे होंगे सर जी आप ग्रामर की बात करें घुमा फिरा कर बच्चों वाले के, इसमें आगे नहीं भैया, इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। देखो एक बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कहां पर ए लगाया जाए, कहां पर एन लगाया जाए। अब यहां पर क्या समझना है, देखो ये जो एन होता है ना, इसके लिए आप क्या याद रखो कि मामा का नाम है, इसको ऐसे सपोज करो, मामा का नाम है शकुनी, क्लियर है। कौन मामा भैया, शकुनी मामा, SCN, इनको ऐसे हम लिख रहे हैं। शकुनी मामा जी कहां बैठेंगे, AC में बैठेंगे। किसके साथ बैठेंगे, तो आप कहोगे अनव के साथ बैठेंगे। शकुनी मामा कहां बैठेंगे, AC में बैठेंगे, अनव के साथ बैठेंगे। अब यहां ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट के लिए। ए का यूज किसके लिए किया जाता है, कॉन्सोनेंट के लिए नहीं, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज किया जाता है, ये याद रखना है ना। हम लोग दिमाग में क्या रखते हैं कि ए का यूज कॉन्सोनेंट के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कहीं पर यूनिट लिखा है, तो वो कहेंगे ये तो कॉन्सोनेंट वाला तो है नहीं। अभी बच्चों से पूछा जाए तो कहेंगे ये तो वॉवेल है, वॉवेल के पहले एन लगता है, एन गलत हो जाएगा। तो ए का यूज कॉन्सोनेंट के लिए नहीं, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। इसका मतलब जिनको का से ज्ञा के आवाज में बोला जाए, उनको वहां पर क्या आएगा, ए आएगा। अब जैसे अभी मैंने लिखा था यूनिट, अब बताओ यूनिट के पहले ए आएगा कि एन आएगा, एन आएगा। देखो मुस्कुराते हुए गलत किए ना। जब आप यूनिट बोलोगे तो आप देखो, आप जब बोलना, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं साउंड की, है ना। कॉन्सो अभी तक अगर आप दिमाग में रखोगे ए का यूज कॉन्सोनेंट के लिए, गलत हो जाएगा। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, इसको या जो है कॉन्सोनेंट है इससे शुरू किया गया, एन नहीं आएगा, ए आएगा। ये समझ पाए भाई। और एन का यूज किया जाता है वी के लिए, यानी कि वॉवेल साउंड के लिए। एन का यूज किसके लिए किया जाता है, वॉवेल साउंड के लिए किया जाता है। अब ये शकुनी मामा क्या कर रहे हैं भैया, AC का काम हो गया, अनव का काम हो गया। शकुनी मामा क्या करेंगे, तो ये जो शकुनी है, ये ए या एन, ये दोनों का दोनों, यानी कि इधर आ गया ए, इधर आ गया एन। ये जो ए और एन है, ये दोनों आते हैं नाउन के लिए, लेकिन नाउन की कंडीशन है, नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए।
नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल, और नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये कंडीशन है। ये कम समझ में आई। देखो अगर मैं कहूं ही इज ऑनेस्ट मैन, वो ईमानदार आदमी है, तो सेंस तो सही निकल रहा है ना, मतलब ये सही होना चाहिए, ये गलत है। ही इज ऑनेस्ट मैन, सेंस सही निकल रहा है कि वह ईमानदार आदमी है, मतलब ये सही होना चाहिए, लेकिन यहां पर गलती है। गलती क्या है, गलती ये है जब वो एक ईमानदार आदमी है या वह ईमानदार आदमी है, इसका मतलब एक ही तो है क्योंकि सिंगुलर है। तो पहला नंबर इसका होगा ही इज। अब यहां पर देखिए, यहां मैन है, नाउन है। मैन क्या है, नाउन है। मैन काउंटेबल है कि नहीं, काउंटेबल भी है। क्या ये सिंगुलर है, तो शकुनी मामा बिल्कुल अप्लाई कर रहे हैं यहां पर। नाउन भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। समझ पा रहे हो ना सब लोग। काउंटेबल मतलब गिनने वाला, सिंगुलर मतलब एक वचन है, मतलब ए या एन में से आएगा। आवाज किसका आ रहा है, आप करो मैं, मां का आवाज आ रहा है, यानी कि क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन अब आप करो सही होना चाहिए, ये भी गलत है। अरे क्या कर रहे हो सर जी, भाई सही है, ये तो गलत है, पाप हो गया, पुण्य करते हैं। देखो ध्यान देना, हाँ हम मान रहे हैं कि ए या एन का यूज नाउन के लिए नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर, लेकिन ये नाउन के लिए आता है। आवाज जो है एडजेक्टिव का लेता है, साउंड किसका लेता है, एडजेक्टिव के लिए लेता है। मतलब ऑनेस्ट इसको बोला जा रहा है, ऑनेस्ट बोला जा रहा है, इसलिए यहां पर एन आएगा, मैन के अनुसार नहीं आएगा। समझ में आया। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो ए या एन किसका साउंड लेगा, उस एडजेक्टिव का साउंड लेगा, आएगा तो नाउन के ही अनुसार। इसी तरह अगर मैं कह दूं बी आर एन ऑनेस्ट मैन, बताओ भैया सही है, आप कहोगे क्या है, आप बताइए आकर्ष, सही है कि गलत है, क्यों गलत है भाई, आप बताओ भाई। सही है आप बताओ, सही है आप बताओ, गलत है आप बताओ, आप बताओ, सही है आप बताइए, गलत है। सही क्यों नहीं होता है, क्योंकि आगे नहीं है भैया लगा है। देखो क्योंकि ये क्या है, नाउन है, ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो। मैन को गिन सकते हैं, ठीक है भैया गिन सकते हैं, है ना, गिन सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, तो यहां पर ना तो ए आएगा ना तो एन आएगा। वी आर ऑनेस्ट मैन। समझ में आया, ये है कहानी। तो बताओ बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें बनी, तो इसके लिए क्या याद रखोगे, शकुनी मामा एसी में अनो के साथ बैठे हैं। कौन मामा भैया, शकुनी मामा। कहां बैठे हैं, एसी में। किसके साथ बैठे हैं, अनो के साथ। बस हमेशा के लिए याद रहेगा। ही इज, हाँ अब यहां पर अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ही इज ऑनेस्ट मैन, ये आपका गलत है ना, मान रहे हो। सही क्या होगा, आप कहोगी ये मैन है, ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है भैया सिंगुलर है। क्या काउंटेबल है, हाँ भैया काउंटेबल है। क्या नाउन है, हाँ नाउन है ना। तो मैन बोला क्या जा रहा है, मां से, लगना चाहिए ए, लगना चाहिए ए, लगाया गया क्या, एन, है ना। अब यही तो आपको ध्यान देना है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो साउंड एडजेक्टिव का लेगा, वो साउंड किसका लेगा, आएगा तो नाउन के अनुसार, लेकिन किसके साउंड के अनुसार आएगा, किसका साउंड लेगा वो, तो एडजेक्टिव का साउंड लेगा। ये रूल है, ध्यान देना। तो यहां पर ए नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा अगर ए कोई लगा रहा है तो, क्योंकि साउंड हमेशा एडजेक्टिव का आएगा, तो यहां पर क्या होगा, समझ में आया। लेकिन अगर यहां पर ऐसा होता ही इज एन ऑनेस्ट, बताओ क्या ये सही है, बताओ भैया,
क्यों नहीं सही है? नहीं दिया। क्योंकि नाउन है नहीं। एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा, एडजेक्टिव का साउंड लेगा, पहला नंबर तो आएगा ही नहीं, साउंड को मारो गोली। नाउन होता तब दिमाग लगाते। समझ में आया? ही इज ऑनेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको पहले लिखिए, इसको लिखिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसको अच्छे से लिखिएगा।